हेलो फ्रेंड्स, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब मैं मध्य प्रदेश का आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश के 3 पार्ट बनाए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के सिर्फ परिचय के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश में किस किस तरीके से शासकीय परिवर्तन, मतलब उसकी राजनीतिक बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके से 3 समय में मध्य प्रदेश को अलग अलग रूप दिए गए। 1947 से लेके 56 तक, 56 से 2000 तक और 2000 से अब तक। तो वो तीनों पार्ट आप देखिए पहले, फिर उसके बाद इन टॉपिकों पर आओगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस टॉपिक को लेने का मेरे को फर्स्टली, मतलब इस टॉपिक को लेने का जो भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको लेने का सबसे मेन मुद्दा यही है कि अगर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको पता रहता है तो आपको कई सारी चीजों के बारे में अपने आप पता चलने लगता है। कई खनिज या उससे रिलेटेड मृदा, मिट्टी, ठीक है, सॉइल के बारे में पता चलेगा, मिनरल्स के बारे में पता चलेगा। तो कई सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके बारे में पता चलता है। नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। इसके बाद हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, अभ्यारण्य पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कई सारी चीजों के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको बहुत इजीली कैच होगी। इसलिए उसके पहले इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक इसी वीडियो में कवर नहीं होगा। इस वीडियो में तो सिर्फ मैं ये जो शब्दावलियां यहाँ लिखी है इससे आपको सिर्फ परिचय करवा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। आप जब मैप लेकर बैठो, आप जब भी पढ़ो तो आप मैप लेकर जरूर बैठा करो। तो आप जब भी इस मैप को देखोगे मध्य प्रदेश को, तो आपको काफी कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं जो अलग अलग, उनमें क्या क्या, सबका क्या क्या महत्व है। तो उस तरीके से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलने लगेगा। तो आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक संरचना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से। तो इसके पहले मैंने बताया कि सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश हमारे पास इस स्थिति के रूप में हमारे सामने आ चुका है। अब इस तरीके से मध्य प्रदेश को किस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र में बांटा है, तो आप देखोगे तो मध्य प्रदेश को 3 तरीके का जो मेनली भौगोलिक क्षेत्र है वो सिर्फ 3 तरीके से बांटा है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहा गया है, जिसका सर्वाधिक हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का ये मान के चलो आपकी 60% जो एरिया है वो लगभग 60% एरिया मध्य उच्च प्रदेश कवर करता है। तो एक ये जो हिस्सा है ये इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इसी का नंबर है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये 3 पार्ट में इस तरीके से मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र मुख्य रूप से बटा हुआ है। तो सेंट्रल आइलैंड, मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंदर अगर और क्या कैटेगरी आएगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर अभी ये बताना चाहता हूं कि मध्य उच्च प्रदेश, फिर एक बघेलखंड का पठार जो पूर्वी पठार का हिस्सा है। पूर्वी पठार एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से बघेलखंड पठार उसका सब पार्ट है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश की। इसलिए इसको पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के रिस्पेक्ट में पूर्वी पठार का हिस्सा है बघेलखंड का पठार, इसलिए हम इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। और एक लास्ट आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जो कि तीसरा पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक संरचना है वो 3 रूप से मेनली डिवाइड है। ये 3 प्रकार हमारे सामने है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके भी सब कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। अब मध्य उच्च प्रदेश जो है, अगर इसको मैं यहां से नाम हटा दूं और अब इसका मैं डिवाइडेशन करूं किस तरीके से, 5 प्रकार के ये जो मध्य उच्च प्रदेश है उसमें भी 5 पार्ट है। एक है मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, सेकेंड है बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, और है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली। इस तरीके से ये 5 पार्ट में हमारा मध्य उच्च प्रदेश बटा हुआ है, जो हमारा ये है सेंट्रल आइलैंड। अब सेंट्रल आइलैंड क्यों कहा गया, सबसे पहले इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसको सेंट्रल आइलैंड नहीं बोला है। ये क्या है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से इंडिया का मैप है। आपको एक रफली नॉलेज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इंडिया के मैप के थ्रू इस चीज को बताना चाह रहा हूं।
अगर हम ये इंडिया का मैप देखें एक हमारे नॉलेज के लिए, तो यहां पर हमारा मध्य प्रदेश है। तो हमारे इस प्रदेश का नाम क्या था? मध्य उच्च प्रदेश। ये उच्च प्रदेश का हिस्सा है और कहां पर है? मध्य में है, इसलिए मध्य उच्च प्रदेश इसको बोला गया है। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ये हाईलैंड का हिस्सा है, पर हाईलैंड में भी कौन सा? मध्य वाला। एक निम्न हाईलैंड, एक उच्च हाईलैंड और एक मध्य हाईलैंड। तो इस तरीके से जो ऊपरी हिस्सा है, अगर मैं इंडिया को बांटूं उत्तर और दक्षिण, तो ये जो उत्तर वाला हिस्सा ये उच्च हाईलैंड के अंदर आता है, ठीक है, उच्च प्रदेश। तो उच्च प्रदेश में भी जो उच्च प्रदेश एक जो सबसे ऊपर है, फिर एक मध्य उच्च प्रदेश और एक निम्न उत्तर प्रदेश, निम्न उच्च प्रदेश। तो इस तरीके से क्या है, इंडिया के पोजीशन के हिसाब से, इंडिया के मैप के हिसाब से इसका नाम दिया गया है कि मध्य उच्च प्रदेश। तो वो हमारा मालवा जो हमारा मध्य प्रदेश है, वो क्या है? हिंदुस्तान का दिल के रूप में, हृदय के रूप में जाना जाता है कि वो बीचों बीच में, इसलिए यहां पर क्या है? मध्य उच्च प्रदेश क्या है? उसी का हिस्सा आता है जो हमारे मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर वाला ये पूरा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब इसके जो सब पार्ट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। अब इसके सब पार्ट देखना चाहें तो क्या होगा? ये इस तरीके से मैंने इसको बांटा है, ठीक। तो अब ये जो स्थिति हमारे सामने आ चुकी है, इसको हम देखते हैं। ये इस तरीके से हमारे 5 पार्ट हैं इसके। मैं अगर इसके अंदर ये यहां पर नाम लिखूंगा तो आपको काफी कुछ क्लियर होने लगेगा। अभी अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मालवा का पठार है, फिर उसके बाद अगर ये वाला हिस्सा देखें हम, ये है और ये वाली ग्रीन लाइन के ऊपर वाला, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा आता है वो आता है मध्य भारत के पठार के अंदर, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया ऊपर वाला? मध्य भारत का पठार। फिर ये जो हिस्सा बनाया है मैंने, ये कर्व, ये है बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद हम इसे देखें तो ये क्या है? रीवा पन्ना का पठार। ये विंध्य क्षेत्र भी कहलाता है। और ये जो मैंने यहां पर एक पट्टी बनाई है, यहां से लेकर यहां तक, ये है नर्मदा सोन घाटी, जिसको आप नर्मदा सोन वैली भी कह सकते हैं। तो ये कहां से कहां तक है? अगर देखें तो यहां से यहां तक और ये यहां तक। तो ये जो रेड लाइन और ये ग्रीन डॉटेड लाइन है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये पूरा नर्मदा रिवर और सोन घाटी रिवर का इलाका है। तो इस तरीके से ये बड़े 5 जो एक बड़ा पार्ट था जो मध्य उच्च प्रदेश है, उसके हमने 5 सब पार्ट के बारे रिस्पेक्ट में उसको बांट दिया है, जो कि ये आपके सामने है। अब इनका जो है हम
अभी सिर्फ हम इसे रफली देख रहे हैं, इसके बाद हम इनके बारे में एक एक पठार के बारे में, एक एक क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से कवर करना चाहेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आपका माइंड रेडी हो जाए उस चीज को कैच करने के लिए। क्योंकि अगर मैं उस समय अगर सब चीज एक साथ बताऊंगा तो आपको क्या है, थोड़ा सा लोड आने लग जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर नहीं होगी। अभी आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको क्या एक रफली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र क्या है। अब उसके बाद में अगर जब इसको डीपली पढ़ाने लगूंगा एक एक टॉपिक को लेकर, तो आपको काफी कुछ ये छोटे छोटे हिस्से सब याद आने लगेंगे और आप अपने आप ही इसको देखोगे। जब इनकी अवस्थिति देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य भारत के पठार के बारे में व्यक्त करो, तो मध्य भारत का पठार है तो हम इसकी स्थिति बताने लग जाएंगे कि भाई इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है। इस तरीके से इसके उत्तर में देखें तो यमुना नदी का मैदान है। तो इस तरीके से काफी कुछ चीजें क्लियर होने लगती है। इसके पश्चिम में राजस्थान आ जाएगा, तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन अपने आप ही मिलने लगेगी। तो उसके पहले सिर्फ एक बेसिकली हमें इन्हें देखना ही पड़ेगा कि क्या है, तो इसे हर चीज के बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। अब अगर मैं मालवा का पठार का बात करूं और अगर पूछ लूं कि उसके पूर्व में क्या है, तो आप खुद बता सकते हो कि रीवा पन्ना का पठार है, या आप बोलो कि दक्षिण पूर्व में क्या है, तो दक्षिण पूर्व में देख लो, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो नर्मदा सोन घाटी है। अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न साउथ की बात करूं या साउथ ईस्ट की बात करूं या दक्षिण पूर्व की बात करूं, तो नर्मदा सोन घाटी है। इसी के अगर मैं बोल दूं कि पश्चिम में क्या है, तो आप बोल दोगे राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। इसी के अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में क्या है, मध्य भारत का पठार है। मालवा के पठार के ऊपर क्या दिख रहा है, मध्य भारत का पठार। तो आप काफी कुछ चीजें क्लियर करने लगोगे। तो इस तरीके से हमने मध्य उच्च प्रदेश के बारे में 5 पार्ट, उसके जो सब पार्ट थे उसके बारे में देखा। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में। तो ये जो थी सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है, ये पूरा बड़ा हिस्सा जो है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का है, ठीक है। अब इसको भी क्या है, हम 3 पार्ट में बांटेंगे। इस तरीके से 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्या है, मेकल श्रेणी। तो ये है हमारी मेकल श्रेणी। अब ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी बोला जाता है। ये क्या है, जो मेकल श्रेणी, यही सतपुड़ा का क्या है, पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार मतलब सतपुड़ा के ईस्टर्न साइड, पूर्व की साइड, उसका जो फैलाव है, उसी का विस्तार जो हुआ है उस साइड, इसलिए उसको बोल दिया कि सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। तो इसको ही क्या कहते हैं, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार या पूर्वी सतपुड़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब क्या है, मध्य सतपुड़ा। तो ये क्या है, मध्य सतपुड़ा, महादेव पहाड़ियां, और ये इसी के अंतर्गत आएगी। मेकल श्रेणी में अमरकंटक और ये सभी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखना चाहेंगे हम इनको सबको एक एक, और ये जब हम एक एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे इसको काफी अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये जो ये वाला टॉपिक देख रहे हैं, इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मध्य सतपुड़ा की। अब मध्य सतपुड़ा जो है, अब मध्य सतपुड़ा के अंदर महादेव पहाड़ियां और ये आएगी, जिसमें आपके पंचमढ़ी क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर, होशंगाबाद वाला, और यहीं पे धूपगढ़ चोटी है जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर ऊंची। 1353 भी कहीं लिखा रहता है, 1352 भी लिखा रहता है, 1350 भी लिखा रहता है। तो एक लगभग हम देखें तो 1350 मीटर ऊंची जो धूपगढ़ की चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पिक है, वो यही है। उसके बाद हम देखें तो ये क्या है, पश्चिमी सतपुड़ा। तो ये जो पश्चिमी सतपुड़ा है, यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ियां आ गई, राजपीपला की पहाड़ियां आ गई। ये हम पढ़ेंगे जब आपको क्लियर होगा कि क्या राजपीपला है, क्या बड़वानी की पहाड़ियां हैं, और क्या असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। जो बुरहानपुर का जो वहां पर असीरगढ़ का किला भी है, तो वही वो असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से क्या है, ये जो
मध्य उच्च प्रदेश था, ये 5 पार्ट में बटा। नर्मदा सतपुड़ा मेकल श्रेणी इस तरीके से 3 पार्ट में बटा हुआ है। और बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार जो ये हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे कम अगर भौगोलिक क्षेत्र कोई सा है तो वो बघेलखंड का पठार है, मात्र 7% लगभग। तो ये हम उसका परसेंटेज के रूप में पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है। सबसे ज्यादा हिस्सा हम देखेंगे तो मालवा के पठार का आएगा, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी इलाका आता है, ऐसे ऐसे करके फिर अलग अलग क्षेत्र आते हैं। तो यहां तक हमने देखा। फिर मैंने आपको इसके पहले जब मध्य प्रदेश का जो सन 2000 से लेके 2020 तक का जो परिचय दिया था, उसमें मैंने बताया था कि अक्षांशीय विस्तार और मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किस तरीके से समझाया था, क्यों उसको पूर्वी देशांतर बोला, क्यों उसको उत्तरी अक्षांश को बोला। तो इस तरीके से उस वीडियो को देखोगे तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा। और मैंने इसलिए इस मध्य प्रदेश के इस वाले मैप में मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है चारों तरफ के मध्य प्रदेश के एंडिंग पॉइंट चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किस किस तरीके से यहाँ पर विस्तार है इसका। तो आप उत्तर में देखते हो तो उत्तरी अक्षांश, मैंने बताया था कि हम अक्षांश में उत्तर साइड ही है, जो भूमध्य रेखा है पूरे विश्व को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके हम उत्तर दिशा में, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही आएगा दोनों साइड, क्योंकि हम दक्षिणी इलाके में ही नहीं है। तो यहाँ पर दक्षिण की कोई बात नहीं होगी। आप इसको मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते कि ये उत्तरी है और ये दक्षिणी इलाका है। ये जो विस्तार हम बताते हैं, उत्तरी अक्षांश, इतना उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर, ये हम वर्ल्ड मैप के रिस्पेक्ट में बताते हैं। इसका मध्य प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं, इसका वर्ल्ड के हिसाब से है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश बोला जाता है और ये भी उत्तरी अक्षांश। वरना आपको डाउट बन सकता है कि ये तो दक्षिण में, फिर इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है। तो इसको आपको वर्ल्ड मैप पे समझना पड़ेगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने काफी कुछ मैंने पृथ्वी बनाकर उस पर एक्सप्लेन करा, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये यहां से अगर देखें तो इधर क्या है, हमारा पूर्वी ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो उस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाले सब पूर्व है और इधर वाले सब पश्चिम। तो हमारा भारत पूरा पूर्व साइड आता है, इसलिए मध्य प्रदेश का हिस्सा इधर वाला भी पूर्वी देशांतर है और इधर वाला भी पूर्वी देशांतर। तो उसका एक ही कारण है कि मध्य प्रदेश पूरा ही पूर्व में है। कहने का मतलब हमारा भारत ही पूरा पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर ही गिना जाएगा दोनों साइड। तो अब हम देखें यहां पर, तो सबसे दक्षिणी जो अगर बोला जाता है जिला मध्य प्रदेश का, तो बुरहानपुर है, जो ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर अलीराजपुर है, जो पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। फिर ये जो है, ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो सिंगरौली है, जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहलाता है। ये हमारा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जो है मुरैना। सबसे दक्षिणी है बुरहानपुर और सबसे पश्चिमी है अलीराजपुर। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या है। और मध्य प्रदेश की अगर हम पूर्व से पश्चिम, अगर सिर्फ मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखें कि मध्य प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, जो सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक है, अगर यहां से लेकर मैं यहां तक देखना चाहूं लंबाई क्या है, ये अलीराजपुर से लेकर मैं यहां तक देखना चाहूं, तो ये लंबाई जो है ये 605 किलोमीटर है लगभग। और यहां पर मुरैना से लेकर मैं बुरहानपुर तक देखना चाहूं तो ये हमारी है 800, सॉरी, ये जो है हमारी, ये है 870 और ये जो हमारी है ये है 605 किलोमीटर, इस तरीके से। तो सिंगरौली से लेके अलीराजपुर तक की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर की है, और जो मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा होता है, फिर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आ जाता है टोटल, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा भी है कि 3082 और 45 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैंने एक बेसिक प्राकृतिक संरचना समझाने की आपको कोशिश